वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं। सो एक्स वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरे साइड। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा इंटू डी टी। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ओमेगा इक्वल्स 2π/t होता है। ओमेगा इक्वल्स 2π/t होता है और इसी को 2π इंटू 1/t, 1/t को फ्रीक्वेंसी, लिनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसलिए ओमेगा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं हम लोग लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये 9th क्लास में भी पढ़ना था लीनियर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी शायद आपको नहीं पढ़ना था। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी और न्यू को लीनियर फ्रीक्वेंसी। इसको इंटीग्रेट करने के लिए दो रास्ते हैं। या तो एक्स को साइन थीटा के टर्म्स में कुछ एज्यूम कर लें या कॉस थीटा के टर्म्स में कुछ एज्यूम कर लें, उससे फाइनल आंसर पे अंतर नहीं पड़ेगा। वी कैन एज्यूम लेट एक्स इक्वल्स ए साइन थीटा, ऐसा मान लेगा। वी कैन ऑल्सो एज्यूम एक्स इक्वल्स ए कॉस थीटा। इससे फायदा क्या होगा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लें dx बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस थीटा। तो यहां से dx आ गया a cos थीटा इंटू डी थीटा। अब ये वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देना ओरिजिनल इक्वेशन। dx की जगह ये वैल्यू डालिए, a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे ए साइन थीटा होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू इंटीग्रल डी टी। अब यहाँ ए पूरा कैंसिल हो रहा है, इंटीग्रल यहाँ आ गया cos थीटा डी थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा और रूट है तो ये भी कॉस थीटा। राइट साइड में इंटीग्रल डी। नाउ एक्सप्रेशन इज cos थीटा कैंसिल, थीटा इक्वल्स ओमेगा इंटू टी प्लस सी, ऐसा आ गया। सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी को हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं बेसिक मैथ में। यहाँ थीटा का वैल्यू यहां से लेंगे, साइन थीटा इज एक्स अपॉन ए, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सो थीटा इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी। यहां से आ गया साइन ओमेगा टी प्लस सी। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस सी। सी का वैल्यू अभी हम लोग को पता नहीं, तो एक्चुअली में ओमेगा इंटू टी एक एंगल होता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी में टाइम से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा इंटू टाइम पीरियड 2 पाई रेडियन। सिमिलरली ये टाइम पीरियड नहीं है तो ओमेगा इंटू टी कुछ एंगल आएगा, 10 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री। तो ये जो कांस्टेंट है ये भी एक एंगल ही होना चाहिए। तो इन जनरल डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस, ये सी की जगह मैं यहाँ पे डेल्टा यूज कर रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, और एक्स इक्वल्स ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अगर मैं यहाँ साइन थीटा की जगह ए कॉस थीटा लेता तो इस तरह का टर्म आता है, यहाँ पे कॉस आ जाता, बाकी सारा वही रहता। तो ये दो तरह का इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिस्प्लेसमेंट के।
ये भी यूज किया जा सकता है, ये भी यूज किया जा सकता है। तो इसको डेल्टा नॉट कर दे रहे हैं। देखिए ये डेल्टा है, ये डेल्टा नॉट। क्यों मैंने अलग कर दिया? देखिए डेल्टा को डेल्टा नॉट प्लस 90 डिग्री अगर कर दें, देखिए तो आप लोगों को पता है कि नहीं? If delta is replaced by this value, तो x equals a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा नॉट प्लस 90 डिग्री, ऐसा हो गया एक्सप्रेशन। दिस इज a sin ओमेगा t a sin 90 डिग्री प्लस ओमेगा t प्लस डेल्टा। साइन 90 प्लस कोई भी एंगल कॉस 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए x इक्वल्स a कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा नॉट आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इससे यही समझ में आ रहा है कि इक्वेशन ये यूज करें या ये यूज करें, बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस। आप देखिए डेल्टा की जगह अगर इतना रख देते हैं तो ये वाली एक्सप्रेशन आ जाती है। इसलिए ये दोनों इक्वेशन में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम है। अब कहीं पे किसी को साइन यूज करना इजी लगता है, किसी को साइन यूज करना इजी लगता है, बस इतना ही फर्क है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो समझ। इसमें दो हिस्सा है, एक हिस्सा टाइम पे डिपेंडेंट है और एक हिस्सा टाइम से इंडिपेंडेंट। ये पार्ट जो है टाइम डिपेंडेंट है और ये पार्ट प्योरली कांस्टेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फिजिक्स में ओमेगा टी प्लस डेल्टा को एक साथ फेज ऑफ एसएचएम, फेज के नाम से जाना जाता है। ओमेगा टी प्लस थीटा या ओमेगा टी प्लस डेल्टा या ओमेगा टी प्लस एनी कांस्टेंट को हम लोग फेज कहते हैं। और इसमें स्पेशली जो टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है डेल्टा, इसको हम लोग फेज कांस्टेंट बोलते हैं, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इसका एक और नाम है, इसको इपो भी बोला जाता है। टाइम पे जो डिपेंडेंट पार्ट नहीं है उसका दो नाम है, एक तो फेज कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं और दूसरा इसी का नाम इपो भी है। नॉर्मली जो हम लोग ओरिजिन लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ओरिजिन के बजाय सारा मेजरमेंट हम लोग मीन पोजीशन से करते हैं। मतलब ये हुआ मीन पोजीशन को ही ओरिजिन जैसा ट्रीट करते हैं। अब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, ये ओमेगा टी प्लस थीटा जो फेज है इसी से पता चलता है। फेज का मतलब हुआ मूड, कि पार्टिकल पोजीशन एंड मूड को बताता है। मूड का मतलब हुआ कि पार्टिकल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है कि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में जा है। ये हम लोग को फेज से ही पता चलता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फेज का मतलब सबको अब दिमाग में आ जाना चाहिए कि फेज फेज क्या होता है। एसएचएम में ये फेज जो है आपको पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का आइडिया देगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन का आइडिया देगा। दो काम करता है मेनली ये। फेज का काम क्या है? फेज से हम लोग क्या पता लगाते हैं, यानी इस वैल्यू से क्या पता लगाते हैं? जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका पोजीशन, पोजीशन के बारे में आइडिया लगेगा एंड उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में आइडिया। ये दो चीज का आइडिया लगता है फिर। अब x का वैल्यू इतना ही चुका है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, वेलोसिटी निकालें, तो x dx बाई dt से वेलोसिटी निकल जाएगा। तो dx बाई dt करेंगे अगर, तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओनली t इज वेरिएबल। तो आपको पता है कि जब डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो साइन जो है कॉस बन जाता है और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस डेल्टा।
इसका डेरिवेटिव लिया तो साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर कर दिया। एक्चुअली इसको फिर वापस हम लोग चेंज कर सकते हैं। v का जो फॉर्मूला था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस फॉर्म में ये दोबारा आ जाएगा। कैसे? कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा करेंगे, और साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है एक्स अपॉन ए, वैल्यू डाल देंगे तो वही आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए, क्योंकि उसी को इंटीग्रेट करके ये इक्वेशन बना। तो कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा को अगर हम लोग चेंज कर दें अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा का वैल्यू एक्स अपॉन ए डाल दें, देन यू विल गेट v इक्वल्स ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो खैर वो करने नहीं जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ साइन का फंक्शन है, वेलोसिटी यहाँ कोसाइन का फंक्शन। आप सभी को मालूम है कि दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। इसका जो फेज है और इसका जो फेज है उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। साइन कर्व और कोसाइन कर्व जो स्टार्ट होता है, दोनों के पोजीशन में, दोनों के फेज में, इस फेज में 90 डिग्री का अंतर होता है। कैसे अंतर मैं बोल रहा हूँ उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं ओमेगा ए साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इक्वेशन को कंपेयर करिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यानी वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन सर वीडियो नहीं आ रहा है। तो जरूरत के मुताबिक हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं वेलोसिटी का। एक एक एक्सप्रेशन टाइम का फंक्शन है और दूसरा एक्सप्रेशन जो है एक्स का फंक्शन। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर किया जाए, दोनों साइन का फंक्शन, तो आप लोग ये देखिए कि डिस्प्लेसमेंट का फेज है ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसी को फेज कहते हैं, और वेलोसिटी का फेज ये पूरा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फेज डिफरेंस इक्वल्स 90 डिग्री। इस पूरे फेज में से इस पूरे फेज को माइनस कर दो। ये 90 डिग्री कैसे आया? फेज को जनरली हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इसके फेज को फाई 2 लिख रहे हैं। 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, और इसके फेज को फाई 1 से लिख रहे हैं। फाई 1 है ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई 2 माइनस फाई 1, इसको डेल्टा फाई लिखते हैं। देखिए समझिए जरा, वेलोसिटी का फेज, इसको मैंने लिखा है फाई 2, इसके फेज को मैंने लिखा है फाई 2, और डिस्प्लेसमेंट के फेज को मैंने लिखा है फाई 1 ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ये इतना। तो फाई 2 में से फाई 1 को घटाएंगे तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फेज में अंतर आ गया 90 डिग्री का। अब आप लोग देख सकते हैं किसको फेज में हम लोग अहेड बोलेंगे, आगे बोलेंगे, और किसको पीछे बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखने के बाद, दोनों का फेज का एक्सप्रेशन देखने के बाद, फाई 1 और फाई 2 देखने के बाद, फेज में आगे कौन है, यहाँ पे मैं नोट में डाल दे रहा हूँ, वेलोसिटी लीड्स इन फेज बाय 90 डिग्री।
velocity leads in phase by 90 degree with respect to displacement. इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि displacement lags in phase by 90 degree, पीछे चल रहा है with respect to velocity. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का ये एक्सप्रेशन रहा, वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन रहा टाइम वाला, ये या इसको ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो इसको एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आता है। एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन पहले से ही आप जानते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीवी बाई डी टी, जो बेसिक इक्वेशन आया था, डीवी बाई डी टी इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स के टर्म में एक्सेलरेशन पहले ही से पता है, यहाँ पे हम लोग टाइम के टर्म में निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी, तो ए ओमेगा में डीवी बाई डी टी करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा और कॉस को डिफरेंशिएट करने से माइनस ऑफ साइन हो जाता है, तो माइनस ओमेगा एक और आ गया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया इंटू ए और हो गया साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। So now equation for acceleration is minus omega square a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट में भी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा और एक्सेलरेशन में भी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो ऐसा लग रहा है फेज डिफरेंस नहीं है, मगर यहाँ एक माइनस साइन है, तो इसको हम लोग प्रॉपरली चेंज करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर ए साइन 180 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब ये भी साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, नाउ वी कैन कंपेयर। ये हुआ 5-3, एक्सेलरेशन का फेज है 180 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो आप ये देखिए एक्सेलरेशन का भी दो एक्सप्रेशन है, एक एक्स के टर्म्स में और दूसरा है टाइम के टर्म्स। अब इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करें तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, और इक्वेशन 2-3 को कंपेयर करें तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। आप ये देखिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन। सिमिलरली अगर कॉस है तो तीनों कॉस होना चाहिए, तभी आप कंपैरिजन करें। एक साइन में हो एक कॉस में हो तो पता नहीं चलेगा, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। दोनों को सेम फंक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 5-3 माइनस 5-1 ये आ रहा है 180 डिग्री। थर्ड एक्सेलरेशन के फेज में से डिस्प्लेसमेंट का फेज माइनस करने से ये आ रहा है 180। तो यहाँ दो निष्कर्ष निकला। पॉइंट नंबर 1, एक्सेलरेशन लीड्स displacement acceleration leads displacement x in phase by 180 degree, और पॉइंट नंबर 2, acceleration leads velocity in phase by 90 degree। ये सब रिजल्ट्स आप लोग याद रखिए। इस पे सभी लोग ध्यान दीजिए, ये जो बीच वाला लाइन है ये मीन पोजीशन, एमपी मैंने लिखा मीन पोजीशन, ये है x इक्वल्स माइनस है और ये वाला पोजीशन है x इक्वल्स प्लस। इसी लाइन पे पेंडुलम जो है मूव करता है और टाइम पीरियड पेंडुलम का जो है वो है t।
टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टी। इसका मतलब है यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का टाइम टी है। यहाँ से छोड़ेंगे आप पेंडुलम को थीटा एंगल पे, थीटा नॉट एंगल पे, तो फिर थीटा नॉट एंगल पे ही जाके ये रुकेगा। यहाँ से छोड़ा जाएगा तो यहीं जाकर रुकेगा। यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुंच के वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन, फिर घटते घटते वेलोसिटी 0। अगर यहाँ से छोड़ा जाएगा u0 तो यहाँ जाके v0। समझिए जरा, 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर से वेलोसिटी 0 हो गया, तो यहाँ से यहाँ आधा ऑसिलेशन हुआ, फिर जब यहाँ जाएगा तो एक ऑसिलेशन। तो पूरा टाइम पीरियड टी है, तो यहाँ से यहाँ जाने का t/2 होगा, यहाँ से आने का उसका भी आधा होगा। 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0। तो अगर इसको मैं ABC लिख देता हूं, तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये मीन पोजीशन C। A से C तक जाने का टाइम पेंडुलम को A से C जाने का टाइम या C से B जाने का टाइम टू एंड फ्रो मोशन में ये सब इक्वल होगा T/4। पेंडुलम को A से B तक जाने का टाइम T/2। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम T/2। यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 4 स्टेप में होता है। यहाँ से पेंडुलम में स्टार्ट हुआ, यहाँ गया 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 0 वेलोसिटी से मैक्सिमम, तीसरा स्टेप, फिर मैक्सिमम से 0, 4 स्टेप। हर सेक्शन पूरे टाइम पीरियड का 1/4 टाइम लेता है। तो यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना, दोनों T/2। ये बराबर बराबर हिस्से में बटा। पेंडुलम जो है B से D तक स्लो स्पीड में चला, अब स्पीड यहाँ से आते बढ़ गई, बढ़ती ही जा रही है। अब D से C हाई स्पीड में चला, और ये मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है D। तो B से D जाने का समय ज्यादा होगा और D से C जाने का समय कम लगेगा, जबकि दोनों ही डिस्टेंस A/2 है। इसीलिए अब तक तो टाइम को बराबर बराबर हिस्से में बांटा है, लेकिन अब नहीं बांट पाएंगे। आप लोग को समझना है यहाँ पे कि T टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू मूव फ्रॉम B to D कितना होगा। दूसरा, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू मूव फ्रॉम D to C ये कितना होगा।